हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बल के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग आज यहाँ दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो दाब क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में लगने वाले बल को या प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया है वह क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब की इकाई क्या होगी? दाब की इकाई, अभी आपको पता है कि बल की इकाई क्या होती है ये सारी प्रणाली में? न्यूटन। तो बल की इकाई होती है, क्या होती है? न्यूटन। और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई। तो दाब की इकाई क्या हो जाएगी? इसलिए दाब की इकाई बराबर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसे ही हम पास्कल कहते हैं। मौसम विज्ञान में दाब की इकाई के लिए क्या यूज होते हैं? करते हैं हम लोग बार। ठीक है, तो बार यूज करते हैं। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। दाब क्या है? अदिश राशि होता है। अब दाब हमने देखा कि दाब क्या हो रहा है? इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब की इकाई निकालने के लिए बल की इकाई हमको पता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होता है, इसलिए दाब की इकाई क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल का। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर दाब का मान कम हो जाता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब का मान क्या होता है? कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब क्या होता है? कम होता है। और क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक होता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसका एग्जांपल ले लो, कोई एक नुकीली कीली दे लो। नुकीली कील को हम दीवार में आसानी से ठोक सकते हैं, उसमें थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो दीवार के अंदर घुस जाता है। क्या कारण है?
क्योंकि कील जो है नुकीला है, नुकीला होने पर क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है। और देखा आपने, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान उतना ज़्यादा होगा। इसलिए नुकीली केली को हम थोड़ा सा भी उस पर बल लगा करके हम उसको अंदर घुसा सकते हैं, उस पर दाब का मात्रा ज़्यादा हो जाता है उसके क्षेत्रफल कम होने के कारण। लेकिन दूसरी कोई कीली अगर हो, नुकीली न हो, उसको आपको दीवार में लगाना होगा तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा क्षेत्रफल पर दाब कम लगता है, इसलिए आपको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया दाब। दाब जो अभी हम देखेंगे, ठोस पदार्थ पर दाब। ठोस पदार्थ पर दाब, ठीक है। अभी आपने ऊंट देखा है, ऊंट के पैर तलवे कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ऊंट के तलवे फैले होने से क्या होता है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होने से क्या होता है, उस पर दबाव कम पड़ता है। इसीलिए ऊंट जो है रेगिस्तान के रेत पर आसानी से चल लेता है, उसका पैर ज़मीन के अंदर धंसता नहीं है। वही अगर उसका पैर फैला हुआ नहीं होता तो रेगिस्तान के रेत में उसका पैर धंस जाता। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाता, और क्षेत्रफल कम होने पर दाब ज़्यादा हो जाता है। तो उसका चूँकि तलवा जो है फैला हुआ होता है, उससे क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ जाने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम ठोस पदार्थ पर दाब के बारे में बताते हैं आपको। ये आकृति देख लीजिए आपकी बुक की। यहाँ पर 4 बुक है, चारों अलग अलग जगह पर रखी गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्षेत्रफल इसका बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ जाने से क्या होता है, दाब कम होता है। इसलिए लकड़ी देखिए सीधी है, दबी हुई नहीं है। दूसरी आकृति में देखिए, ये चारों बुक एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं। इससे क्या हो गया, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कम हो गया, और क्षेत्रफल कम हो जाने से आपको पता है क्षेत्रफल कम होता है तो दाब ज़्यादा हो जाता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर कम हो गया, इसकी वजह से देखिए लकड़ी जो है यहाँ नीचे दब गई, क्योंकि इस पर दबाव ज़्यादा पड़ गया है। ठीक है, तो ठोस में आपने देखा। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप सामान उठाने वाले लोगों को देखा होगा, सब्जी ले जाना या कोई भी सामान ले जाना, तो जो सब्जी की टोकरी होती है उसको सर पर रखते हैं जब वो लोग, तो उसके नीचे कपड़े का एक चुंबल लगा रखते हैं। उससे क्या होता है, अगर वो टोकरी डायरेक्ट अपने सर पर रखेंगे तो टोकरी का वह भाग जो हमारे सर के संपर्क में है उसका क्षेत्रफल कम है। उसका क्षेत्रफल जब कम होगा तो क्या होगा, उस पर दाब की मात्रा ज़्यादा होगी, हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर उसी टोकरी के नीचे हम कपड़े का चुंबक रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, दाब का मात्रा कम हो जाएगा, हमारे ऊपर दाब कम पड़ेगा। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आपको खड़ा होना हो एक जगह पर, तो एक जगह पर आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप जो है सो सकते हैं ज़्यादा समय तक। हम रात में 8 घंटे 9 घंटे सो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 8 घंटे 9 घंटे खड़ा होने की कोई बोलेगा तो आप खड़े नहीं रह सकते एक जगह पर। क्यों ऐसा होता है कि हम खड़े रहेंगे एक जगह पर तो हमारे जो पैर के तलुए हैं इसका क्षेत्रफल कम है, तो हमारे पूरे शरीर का जो बल है वो इसी क्षेत्रफल पर पड़ेगा। क्षेत्रफल कम होने की वजह से दबाव ज़्यादा पड़ेगा और हम आसानी से खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सोते समय हमारे पूरे शरीर की जो लंबाई चौड़ाई है इसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से दबाव कम लगता है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा पड़ जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हमको बर्फ़ पर फिसलना होता है तो हम समतल तख्तों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम मान लीजिए बर्फ़ पर बिना तख्ते के फिसलेंगे तो हमारा क्षेत्रफल जो है वो कम रहेगा। उससे क्या होगा कि हम बर्फ़ के अंदर घुसेंगे, फिसलेंगे नहीं।
क्यों घुसेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल कम होने की वजह से दबाव ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर वही हम समतल तख्तों का उपयोग कर लेते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाने की वजह से दबाव कम लगेगा और दबाव कम लगने की वजह से हम आसानी से फिसल जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा ठोस पर दाब। अब आगे हम देखेंगे द्रव पर दाब। ठीक है, द्रव पर दाब। अभी आप एक आकृति देखिए, यहाँ पर एक बॉटल है, इसको ढक्कन इसका बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 3 होल किए गए हैं, एक नीचे, एक उसके ऊपर, एक सबसे ऊपर। 3 ऊपर नीचे होल किए गए हैं। इस बॉटल में पानी भरेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि जो तीसरा होल है सबसे ऊपर, उससे पानी जो है सबसे नज़दीक गिरेगा। दूसरा जो होल उसके नीचे है, उससे पानी उससे दूर गिरेगा। और लास्ट वाला जो सबसे नीचे होल है, उससे पानी सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ रही है, वैसे वैसे उस पर दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो चूंकि जो लास्ट वाला नीचे वाला है होल, उस पर उसकी गहराई क्या है, ज़्यादा है, और इसलिए उस पर दाब ज़्यादा पड़ रहा है, इससे वह सबसे दूरी पर गिर रहा है। सबसे ऊपर वाला जो होल है उसकी गहराई कम है, और गहराई कम होने की वजह से क्या हो रहा है, उस पर दाब कम लगेगा, इसलिए पानी वहाँ पर सबसे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये तो था द्रव का दाब। तो आपने इसमें देखा द्रव के दाब में कि जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस पर दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखें गैस पर दाब। गैस पर दाब, जैसे ठोस पर दाब पड़ रहा था, द्रव पर दाब पड़ रहा था, ऐसे गैस भी जो है उस पर भी दाब पड़ता है। तो ये गैस या वायु जिस पात्र में रखा जाता है, क्या होता है, उसको चारों तरफ उसकी दीवारों पर दबाव डालता है। क्यों? क्योंकि गैस जो है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वह हमेशा जो है इधर उधर गति करेगा। इधर उधर गति करने की वजह से क्या होगा, जिस पात्र में रखा जाएगा उसकी दीवारों पर जाके टक्कर मारेगा, और उसकी दीवारों पर टक्कर मारने से वजह से क्या होता है, दीवारों पर दाब प्रयुक्त होता है। ठीक है, और गैस का दाब जो है सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि आप जब कोई बलून फुलाते हो, गुब्बारा फुलाते हो, तो क्या होता है, वो चारों तरफ से समान मात्रा में फूलता है। इसका मतलब गैस का दाब चारों तरफ, सभी तरफ जो है, सभी दिशाओं में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ठोस पदार्थ पर दाब, द्रव पर दाब और गैस पर दाब। अभी हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अभी हमारे चारों तरफ पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है। ठीक है, इस हवा के आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो जो पृथ्वी के पृष्ठभाग के चारों तरफ हवा का आवरण है, इसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। और यह वायुमंडल कहाँ तक होता है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर तक। पृथ्वी के पृष्ठभाग के लगभग 16 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल होता है। ठीक है, इसके आगे भी होता है वायुमंडल लगभग 400 किलोमीटर तक, लेकिन वह अत्यंत विरल होता है। ठीक है, सघन कहाँ होता है, पृथ्वी से के पृष्ठभाग से 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक वायुमंडल होता है। हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को
वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब ठीक है। तो हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को एक वायुमंडल दाब कहते हैं। कितना कहते हैं? एक वायुमंडल दाब। ठीक है। तो समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले दाब को क्या बोलते हैं? एक वायुमंडल दाब या एक एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होता है। हम जितना ऊपर जाएंगे समुद्र की सतह से उतना वायुमंडल दाब का मान कम होगा। समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है। तो एक वायुमंडल दाब बराबर कितना होता है? 101 गुणे 10⁻³ पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 101 गुणे 10⁻³ पास्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार, बराबर 1 बार। ठीक है। और इसी को हम क्या लिखते हैं? बराबर 10⁻³ मिली बार। और 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻² पास्कल। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को हम मिली बार या हेक्टोपास्कल इन इकाइयों से बताते हैं। किसी भी बंद बर्तन में हवा होने पर हवा के अणु क्या होता है? इधर उधर चारों तरफ दीवारों पर प्रहार करते हैं। इस आंतर क्रिया के कारण दीवार पर बल प्रयुक्त होता है। इसी बल के कारण दाब का निर्माण होता है। जब हवा जो है या गैस जो है इधर उधर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने की वजह से उस पात्र की दीवारों पर जो है वो प्रहार करते हैं, लड़ते हैं, जाके वहाँ पर आघात करते हैं। इसके कारण क्या होता है? दीवारों पर बल प्रयुक्त होता है। इस बल के कारण दाब का निर्माण होता है। वायुमंडलीय दाब जो है वो समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का मान कम होते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्लावक बल। अब वायुमंडलीय दाब में और जानिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है। लेकिन हमको महसूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है खोखला भाग होता है। इस खोखले भाग में हवा भरी होती है और हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं इसमें रक्त होता है। तो जितना हवा का दबाव या वायुमंडल का दबाव हमारे ऊपर आता है, हमारे ऊपर वायुमंडल का दबाव आएगा, इतना ही दबाव हमारे शरीर के अंदर जो हवा है और ब्लड है उसका ऊपर की तरफ होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर के अंदर हवा का दाब या ब्लड का दाब है वो वायुमंडल के दाब को संतुलित कर देता है। इसलिए हमको वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होती है। अगर वायुमंडलीय दाब को महसूस करना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी लोहे का पात्र ऐसा लीजिए जिसका ढक्कन हम चाहे आसानी से बंद कर दें, वो एयर टाइट कर सकते हैं। ऐसे बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल करके आप गैस पर रख दीजिए गर्म होने को। एक समय आएगा कि पानी जो है भाप बन के उड़ने लगेगा। जब पानी भाप बन के पूरा उड़ जाए, उसके अंदर पानी न रहे, पूरा भाप बनकर उड़ जाए, तुरंत जो है वो ढक्कन बंद कर दीजिए पात्र को। ढक्कन बंद करने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब वो बर्तन आपका पात्र जो है वो ठंडा होगा तो पिचक जाएगा। क्यों पिचका वो? क्योंकि अभी पहले क्या था, उस पात्र के अंदर गैस था, गैस का दबाव बाहर की तरफ था और वायुमंडलीय दाब का प्रभाव अंदर की तरफ था। दोनों जो है दाब एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे, इसलिए डिब्बा जो है यथास्थिति में था। लेकिन जैसे ही आपने उसको गर्म करके उसके अंदर का जितना भी गैस था बाहर निकाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया, अब गैस का जो अंदर डब्बे के अंदर जो गैस था
उसका बाहर की तरफ कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि अंदर गैस है ही नहीं, लेकिन वायुमंडलीय दाब का दबाव अंदर की तरफ है। इसके लिए क्या हुआ कि डिब्बा जो है अंदर की तरफ पचक जाएगा। ठीक है, तो ये था वायुमंडलीय दाब के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे आगे उत्प्लावक बल। ठीक है, अभी एक आकृति में आप देखिए, यहाँ पर एक बॉटल है, पानी में आपने रखा, तो क्या हुआ है, इसका ढक्कन आपने बंद कर दिया तो ये पानी के ऊपर तैर रहा है। यहाँ पर बॉल है, ये भी पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर इस बॉटल में आपने पानी भर देंगे और उसके बाद आप इस पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, बॉटल तो अंदर पानी के जाएगा लेकिन फिर भी वो तैरेगा, अंदर द्रव के अंदर तैरेगा वो। ठीक है, और अगर पानी नहीं होता तो क्या होता है, नीचे बॉटम तक आ जाता था नीचे। तो ये तैर क्यों रहा है, एक तो इस पर बॉटल के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरा एक बल है जो इसको धक्का मार के ऊपर की तरफ कर रहा है, उसी बल के कारण ये बॉटल और ये बॉल तैर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बल है जो इसको धक्का मार के ऊपर कर रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कौन सा बल लगा रहा है, यही बल है उत्प्लावक बल। ठीक है, इसी उत्प्लावक बल के कारण ये बॉटल तैर रहा है, अन्यथा ये नीचे डूब जाता। ठीक है, तो अभी आपने देखा उत्प्लावक बल जो क्या करता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसके कारण ही यह ऊपर की तरफ बल लगता है। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप कुएं से पानी अगर निकालते हैं तो बाल्टी जब पानी के अंदर चला जाएगा, बाल्टी पूरा पानी से भर जाता है, तब हम उसको बाहर खींचते हैं। जब तक वो भरा हुआ बाल्टी पानी के अंदर रहता है हमको खींचने में आसानी होती है, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी के ऊपर आएगा हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर जब भरी हुई बाल्टी थी तो पानी के अंदर उस पर उत्प्लावन बल लग रहा था। ठीक है, उत्प्लावक बल की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ दबाव आ रहा था, हमको खींचने में आसानी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी के ऊपर आया उत्प्लावक बल लगना बंद हो गया, इसलिए हमको अधिक बल लगाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर। ठीक है, तो ये था उत्प्लावक बल के बारे में। दूसरा है उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन, और दूसरा क्या है, द्रव का घनत्व। ठीक है, तो उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर कर रहा है, पहला वस्तु का आयतन, दूसरा वस्तु का घनत्व। वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा उत्प्लावक बल उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो पानी में हम डुबाएंगे, अगर उस वस्तु का आयतन बहुत ज़्यादा है तो उस पर उत्प्लावक बल बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर उसका आयतन बहुत कम है तो उस पर उत्प्लावक बल बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो उत्प्लावक बल पहली बात तो वस्तु के आयतन पर डिपेंड हो गया, दूसरा है द्रव का घनत्व के ऊपर भी डिपेंड होता है। जितना अधिक द्रव का घनत्व होगा उत्प्लावक बल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा घनत्व उतना ज़्यादा उत्प्लावक बल। तो दो बातों पर डिपेंड हुआ। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं वस्तु के आयतन वाले पर, कि द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा उत्प्लावक बल का मान उतना अधिक होगा। जैसे अगर हम लोहे की एक कील लेते हैं तो लोहे की कील को पानी में डालने पर क्या होगा, लोहे का कील जो है पानी में डूब जाएगा, लेकिन
स्टील का बड़ा जहाज पानी पर तैरता रहता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोहे के कील का जो आयतन है बहुत कम है, इसके कारण उस पर उत्प्लावक बल कम लग रहा है, इससे वह पानी में डूब जाता है। जबकि स्टील का जहाज जो है उसका आयतन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आयतन होने की वजह से उस पर उत्प्लावक बल बहुत अधिक लगता है, जिससे वह पानी पर तैरता रहेगा। ठीक है, तो ये तो है वस्तु का आयतन के बारे में। दूसरा, द्रव का घनत्व का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना उत्प्लावक बल ज़्यादा होगा। मीठे पानी में अगर आपको तैरना है तो उसमें आपके डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि समुद्र के पानी में तैरना आसान रहता है। इसका भी कारण क्या है कि समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं। उस लवण के मिले होने से क्या होता है, उसके जो समुद्र का पानी है उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि घनत्व ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उत्प्लावन बल अधिक होगा। तो चूँकि समुद्र के पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लवण मिश्रित होने की वजह से समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। ज़्यादा घनत्व होने के कारण उस पर उत्प्लावक बल ज़्यादा लगता है। इससे वस्तु जो है पानी पर, जो भी पदार्थ है पानी पर आसानी से तैरेगा, या हमको तैरने में भी आसानी होगी समुद्र के जल में। जबकि ताज़े पानी में उसका घनत्व कम होने की वजह से हमको उतनी आसानी नहीं होगी तैरने पर। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अगर आप पानी में डालते हैं तो तीन कंडीशन होगी। पहला, या तो पानी के ऊपर तैरेगा, दूसरा या तो डूब जाएगा, और तीसरा या तो पानी के अंदर तैरेगा। तीन कंडीशन होगा। ठीक है, क्या क्या होगा? कोई भी पिंड हम जब पानी में डालते हैं तो या तो वह क्या होगा, ऊपर आकर तैरेगा, पहला कंडीशन है, ऊपर आकर तैरेगा, एक कंडीशन है। दूसरा क्या हो सकता है कि द्रव के अंदर तैरेगा, द्रव के अंदर तैरेगा। और तीसरा क्या है कि डूब जाएगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन है। कोई भी पिंड हम अगर पानी में डालेंगे तो यही तीन बात होगी, या तो ऊपर तैरेगा, या तो पानी के अंदर तैरेगा, या तो डूब जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है क्या होगा, तैरेगा कि डूबेगा, यह उत्प्लावक बल के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट, उत्प्लावक बल अगर पिंड के भार से अधिक है तो वह पिंड तैरेगा। उत्प्लावक बल पिंड के भार से अधिक हो, पिंड के भार से अधिक होने पर क्या होगा, पिंड तैरेगा। ठीक है, अगर उत्प्लावक बल का मान पिंड के भार से ज़्यादा होगा तो पिंड तैरेगा। दूसरा कंडीशन है, उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम होगा तो पिंड डूब जाएगा। ठीक है, उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम हो, पिंड के भार की अपेक्षा कम हो तो क्या होगा, पिंड डूबेगा। ठीक है, अगर उत्प्लावक बल का मान पिंड के भार से ज़्यादा होगा तो पिंड तैरेगा, अगर उत्प्लावक बल का मान पिंड के भार से कम होगा तो पिंड डूब जाएगा। एक तीसरा कंडीशन है कि उत्प्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव में तैरेगी। उत्प्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो
तो क्या होगा, वस्तु द्रव में तैरेगी। ठीक है, तो कोई भी पिंड पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के अंदर तैरेगा या पानी में डूब जाएगा, इस तीन बातों पर, तीन कंडीशन पर डिपेंड होगा। अगर उत्प्लावक बल का मान ज़्यादा है तो पानी के ऊपर तैरेगा, अगर उत्प्लावक बल का मान कम है पिंड के भार से तो पानी के अंदर तैरेगा, डूब जाएगा, और उत्प्लावक बल का मान पिंड के भार के बराबर है तो क्या होगा, वस्तु द्रव के अंदर तैरेगी। ये तीन कंडीशन है किसी भी वस्तु के तैरने और डूबने के लिए। अब आप यहाँ एक आकृति देखिए, एक रबड़ ले लिया हमने, रबड़ बैंड, रबड़ बैंड के अंदर एक पिंड, एक कोई पत्थर का टुकड़ा बांध दिया। अब उसको लटकाएंगे तो क्या होगा, पत्थर के टुकड़े के दबाव की वजह से रबड़ बैंड नीचे तक आएगा। तो इस समय इसकी लंबाई को हम नाप लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई नाप लिए। अभी क्या करेंगे, इस पात्र में हम पानी भर लेते हैं। अब वही रबड़ बैंड जिसकी हमने लंबाई मापी थी उसको इस पात्र के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि पानी के अंदर जो से ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल लगेगा। उत्प्लावक बल के कारण क्या होगा कि इस पिंड के ऊपर दबाव ऊपर की तरफ पड़ेगा, और ऊपर की तरफ पड़ने की वजह से क्या होगा, ये रबड़ जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और इससे क्या होगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई कम क्यों हुई कि यहाँ पर खाली जगह पर जब था, यहाँ पर खाली पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा था नीचे की तरफ, इसकी वजह से रबड़ की लंबाई ज़्यादा थी खींचने की वजह से। लेकिन पानी के अंदर क्या है कि उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ इस पिंड को धक्का मारेगा, और धक्का मारने पर ऊपर की तरफ जब दबाव डालेगा, इससे क्या होगा, रबड़ की लंबाई वो खिंच जाएगी, रबड़ की लंबाई क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, यह किस लिए हुआ, उत्प्लावक बल के कारण हुआ। तो इस उत्प्लावक बल का परिमाण कितना है, कितनी मात्रा में ये ऊपर जाएगी, तो इसका परिमाण कितना है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जो, जिसका नाम क्या था, आर्किमिडीज। इन्होंने एक सिद्धांत बताया कि ये उत्प्लावक बल का परिमाण कितना होगा। साइंटिस्ट का नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्प्लावक बल का परिमाण कितना होगा इनके आधार पर ही डिसाइड होता है। तो इनका सिद्धांत क्या था, कोई वस्तु किसी